आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का सेट 2 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 5 दिसंबर को उस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी विषय का है, 9वीं कक्षा का है, सेट 2 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था ये वो क्वेश्चन पेपर है। 40 नंबर का पेपर आया था और 1 घंटे का टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनकार करना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार करना। और उसके बाद जो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर मैं क्वेश्चन पेपर पर लिख सकता था उन सभी के आंसर मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं। अधिकतर जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और जो बड़े क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है। तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको क्वेश्चन पेपर में बताता हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तालाब किस बर्तन में पानी लाया था। तो आंसर है इसका परात में। उसके बाद है, कविता मेघ आए में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है। तो आंसर है इसका बसंत का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कवि एवं कविता का नाम लिखें। तो कविता का नाम है मेघ आए और कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा क्वेश्चन है, गली गली की खिड़कियां क्यों खुलने लगी। तो आंसर है, बादलों को आया देखकर, यानी कि बादलों को आते हुए देखकर गांव के लोगों ने उनके स्वागत हेतु, उनके यानी स्वागत के लिए अपने घर के खिड़की व दरवाजे खोल लिए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेघ आने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे। तो आंसर है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगी, पेड़ अपना संतुलन खोने लगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में मेघ के आगमन का चित्रण किस रूप में किया गया है। तो आंसर है दामाद के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पाहुन का अर्थ है। तो आंसर है इसका अतिथि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन जो है नोटबुक में है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें के जो पार्ट है उसमें पहला क्वेश्चन है, जूता किसका प्रतीक है। तो आंसर है इसका कम सम्मान वाले व्यक्ति का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस कहानी में नील गाय हल्कू किसान का खेत चर गई थी। तो आंसर है पूस की रात। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे। तो आंसर है सहज जीवन। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक हैं इसके हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने प्रेमचंद को क्या सलाह दी। तो आंसर है इसका फोटो खिंचवाते समय ठीक जूते पहनने की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक का रोना एकाएक कैसे रुक जाता है। तो आंसर है इसका प्रेमचंद की आंखों का तीखा दर्द भरा व्यंग्य देखकर। एक क्वेश्चन रह गया था गय वाला क्वेश्चन है, लेखक को फोटो खिंचवाने का क्या कारण प्रतीत हो रहा है। तो आंसर है इसका पत्नी का आग्रह, यानी कि उनकी पत्नी के आग्रह पर जो है प्रेमचंद फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जीवन संबंधी कौन सी ट्रेजेडी है। तो आंसर है उसके पास फोटो खिंचवाने के लिए जूता नहीं था। तो ये है आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। तो इसका आंसर है, आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा के आधार पर तय किया जाता है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं लिखे हैं उनके आंसर मैं अब आपको दिखाता हूँ। सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं लिखे थे। पहला क्वेश्चन था, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, इनकार करना।
दूसरा क्वेश्चन है ग्रामर से, विकारी शब्द किसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखें, विकारी शब्द का अर्थ है परिवर्तन या दोष, यानी कि विकारी शब्द जो है इसका मतलब होता है परिवर्तन या फिर उसमें कोई दोष। वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जिस शब्द में थोड़ा परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, कुत्ते ने एक लड़के को काटा, तो यहाँ पर लड़का जो है इसका लड़के हो गया, तो इसमें जो है बदलाव आया इस शब्द के अंदर। और विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, उसके बाद है सर्वनाम, फिर है विशेषण और उसके बाद है क्रिया। और उसके बाद जो क्वेश्चन चॉइस के अंदर था उसका आंसर है ये, विस्मयादि बोधक अविकारी किसे कहते हैं, से उदाहरण परिभाषा दीजिए। आंसर देखें, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी कि जहाँ पर सडन फीलिंग, यानी कि अचानक जो आने वाली मन में जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया जाता है, तो उसके लिए विस्मयादि बोधक जो है वो वाक्य होता है। और इसकी पहचान होती है, इसके पीछे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में, का उपयोग किया जाता है। और उदाहरण के तौर पर दिया गया है, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। तो अरे ये ऐसा सेंटेंस है जो अचानक जो फीलिंग है उसको जाहिर करता है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है इसके साथ। उसके बाद है वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये भी ऐसा शब्द है जो अचानक जो मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं उसको बताता है। तो वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो इसके साथ जो है वाह के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के तो हिंदी में लाए गए हैं, यानी कि ये शब्द इसी तरह से संस्कृत में यूज होते थे और बिल्कुल उसी तरह से हिंदी में भी उनका प्रयोग होता है, या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित यानी कि दोबारा बनाया गया है प्रत्यय लगाकर, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प हो गया, ग्राम हो गया, अलंकार हो गया, बालक हो गया, कन्या है, साधु है, आत्मा है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है। तो ये वो शब्द हैं, या तो इनमें जो है प्रत्यय लगाकर इनको नवनिर्मित यानी कि दोबारा बनाया गया है, या फिर ये संस्कृत से यूं के यूं हिंदी में प्रयोग हुए हैं। तो ये जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। आंसर देखें, सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले वाक्य जो शब्द हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह घूमने गया, तो यहाँ पर ये जो वह है ये सर्वनाम है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व में लगकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि वो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व में लगकर यानी कि संज्ञा से पहले लगते हैं, इनका प्रयोग होता है और जो है विशेषता बताने का काम करते हैं, उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि वह मकान पुराना है, यहाँ पर वह जो है सर्वनाम है और मकान की विशेषता बता रहा है ये। तो यहाँ क्वेश्चन है, अवयव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कभी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे अभी, अरे, आज, पूर्व आदि अव्यय शब्द हैं। अव्यय जो हैं 5 तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, तेज और धीरे धीरे, संबोध बोधक अव्यय के साथ, समुच्चय बोधक अव्यय और एवं आदि, विस्मयादि बोधक अव्यय हे, अरे, ओ आदि, निपात, भी, तो, ही आदि। यानी कि ये उदाहरण दिए गए हैं और ये 5 तरह के अव्यय हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था, भाव या संकल्पना आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, गर्व, सुंदरता, मिठास, प्रेम, वीरता आदि। उसके बाद खंड ख से काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टेंजा आया था पोयम से, उसका जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना था। तो आंसर देखें, काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश में कवि ने बादल द्वारा वर्षा करने के प्रसंग को नायक के नायिका से पुनः मिलन से जोड़कर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है। कवि ने इस संदर्भ में बादल रूपी नायक एवं धरती रूपी नायिका से मिलने का अद्भुत दृश्य उपस्थित किया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वर्षा हुई है उस प्रसंग को, यानी कि बारिश होने की जो घटना है उसको नायक और नायिका के पुनः मिलन से जोड़कर बताया गया है, और जिसके द्वारा श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की गई है। और इसके अंदर यह बताया गया है कि जो बादल है उसको नायक बोला है और जो धरती है उसको नायिका बोला है। इन दोनों के मिलन के बारे में बात की गई है और इस दृश्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालें। आंसर देखें, जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला था और जमानी गांव का नाम है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा जो है अपने ही गांव में ही प्राप्त की तथा बाद में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने गांव में प्राप्त की और जो उच्च शिक्षा थी उन्होंने नागपुर से प्राप्त की, वहाँ से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया, यानी कि कुछ सालों तक उन्होंने टीचिंग का काम किया, पढ़ाने का काम किया, परंतु बार बार तबादलों से परेशान होकर, यानी कि बार बार जो बदली हो रही थी इससे परेशान होकर 1957 ईस्वी में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उन्होंने लेखन का काम ही शुरू कर दिया। जबलपुर में इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली, यानी कि सप्ताह में एक बार निकलने वाली मासिक पत्रिका जिसका नाम था वसुधा, इन्होंने इसका आरंभ किया। इसके बाद से ये अन्य पत्रिकाओं के लिए लिखने लगे और उसके बाद से ये तो उन्होंने स्वयं प्रकाशित की थी और उसके बाद जो दूसरी पत्रिकाएं थे उनके लिए भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और वे मृत्यु तक लिखते रहे। 1995 ईस्वी में इस महान व्यंग्यकार का निधन हो गया। इसके बाद है साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचनाएं में कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानियों के नाम हैं। उसके बाद है उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये उपन्यास हैं। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये सारे जो हैं निबंध हैं जो उनके द्वारा लिखे गए थे। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। श्री परसाई जी ने अपने व्यंग्यों के लिए जिन विषयों का चुनाव किया है वे विषय निश्चित तौर पर हमारे आसपास ही घटित होते दिखाई देते हैं। उन्होंने फैशन परस्ती यानी कि फैशन के ऊपर, अवसरवादिता, झूठा मान सम्मान, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दांवपेच, स्वार्थता, भ्रष्टाचार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर ठगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, भाई भतीजावाद, चरित्रहीनता आदि इन सभी विषयों के बारे में व्यंग्य किए, यानी कि इनके बारे में लिखा। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा जड़ परंपरा पर करारा व्यंग्य किया। उसके बाद है भाषा शैली। श्री हरिशंकर परसाई जी ने अपनी रचनाओं में जटिल व प्रभावशाली हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तत्सम शब्दावली के प्रति उनका कोई विशेष आग्रह नहीं है, यानी कि विशेष झुकाव नहीं था। उन्होंने अपनी भाषा में तद्भव,
देशज, अंग्रेजी व उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा में प्रसाद गुण के विद्यमान के कारण उनकी भाषा सरल व सहज है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर देखें। आज का भारतीय समाज जबकि अपने संस्कारों को खोकर रसातल की ओर बढ़ रहा है, निश्चय ही उसे उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की जरूरत है। शंकर जैसे लड़कों की वजह से तो हमारा समाज विकृत हो रहा है। शंकर एक ऐसे लड़के का प्रतिनिधित्व करता है जो न केवल दुबला पतला है, झुकी हुई कमर का स्वामी है, बल्कि चारित्रिक रूप से भी सही नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पकड़ा जा चुका है। यही नहीं, वह अपनी बात को स्पष्टता से भी नहीं रख सकता। दूसरी ओर उमा न केवल पढ़ी लिखी गुणवान लड़की है, अपितु अपने उत्तम चरित्र, अपनी स्पष्टवादिता एवं तेजस्विता के कारण उभरती हुई भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। उसके चरित्र में तमाम ऐसे गुण दिखाई देते हैं जो समाज को नहीं, देश को भी उभारने में सक्षम है। स्पष्ट है कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तो यहाँ पर आएगा जैसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर काम नहीं आती। ये नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन है। धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर इसलिए काम नहीं आती क्योंकि संकट पड़ने पर धन स्वतः ही खत्म होने लगता है। यानी कि जैसे ही मुसीबत आती है तो जो पैसा है वो खत्म होने लगता है। ऐसी स्थिति में धन का लालची मित्र आप अपने संकटग्रस्त मित्र को छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो ऐसा मित्र है जो धन का लालची है, वो आपको मुसीबत में छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे व्यवहार द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों को, प्रतिकूल का मतलब है जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, उनको अनुकूल बनाया जा सकता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, पुष्टि करें। आंसर देखें। निसंदेह अच्छे व्यवहार द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों, यानी कि जो परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं हैं, उन परिस्थितियों को भी हम अच्छे व्यवहार के द्वारा अपने अनुकूल बना सकते हैं। शिव धनुष टूटने का समाचार पाकर क्रोधाग्नि में जले परशुराम यज्ञमंडल में पहुंचते हैं। उनके क्रोध को देखकर उपस्थित जन समुदाय समेत सभी राजा भय से कांपने लगते हैं। लक्ष्मण अपने व्यंग्य भरे वचनों से उनके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। यह देखकर राजा जनक, उनकी पत्नी और स्वयं सीता जी भी व्याकुल है। सभी लोग क्रुद्ध ऋषि को शांत करने का उपाय सोच रहे हैं। तभी श्री रामचंद्र आगे बढ़ते हैं, ऋषि की वंदना करते हैं, उन्हें स्वामी, गोसाई, मुनि नायक, नाथ आदि संबोधनों से संबोधित करते हैं। स्वयं को उनका दास बताते हैं तथा लक्ष्मण को बाल बुद्धि वाला नासमझ बालक कहते हैं। श्री राम बार बार ऋषि से क्षमायाचना करते हैं। अंततः यानी कि आखिरकार श्री राम का सद्व्यवहार मानो ठंडी फुहारों का काम करता है और परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत हो जाते हैं। उपस्थित जन समुदाय चैन की सांस लेता है। इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि सद्व्यवहार से प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो इससे ये चीज़ पता लगती है, जो अच्छा व्यवहार है उससे हम जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, उनको भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं अपने अच्छे आचरण से, अच्छे विचारों से। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया